गुड मॉर्निंग दोस्तों। वैसे तो आप लोग ये न्यूज़ देख चुके होंगे, पर कल वीडियो नहीं आई थी, तो इस नाते ये न्यूज़ हम कवर नहीं कर पाए थे। पर ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप लोग एक वीडियो देखिए, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वीडियो में जो रियल फेस है वो इनका है, लेकिन इसको एडिट करके एआई की सहायता से किसका फेस बना दिया गया, तो ये रश्मिका मंदाना का फेस बना दिया गया है। ये एक सेलिब्रिटी है, साउथ इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती है, और इनको नेशनल क्रश का भी टैग मिल चुका है, यानी कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा कैसे हो सका है, तो ऐसा हो सका है एआई की सहायता से। एआई की सहायता से इस तरीके से इसको किया गया है कि मैक्सिमम लोग को ये लगा कि यार ये तो सच है, ये तो रश्मिका मंदाना ही है। मतलब मैक्सिमम लोग इसमें अंतर ही नहीं कर पाए कि ये क्या चीज़ है। और ये ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी से वायरल होने लग गया कि रश्मिका मंदाना ऐसे कैसे कर सकती हैं। और बहुत सारे लोग की भावनाएं जुड़ी होती हैं, बहुत सारे लोग को लगता है कि हमारे स्टार के ऊपर हमारा हक है। तो इस तरीके से उनको, कुछ लोग को यकीन नहीं हुआ और कुछ लोग मस्ती के नाते इसको फेमस करने लग गए, वायरल करने लग गए। वायरल होते होते ये रश्मिका मंदाना के पास भी पहुंचा, फिर इन्होंने ट्वीट किया और उसके बारे में जानकारी दी। इन्होंने कहा कि ये बहुत दुख की बात है, और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोग के साथ हो सकता है, और ऐसी चीजों से हमें निपटने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। और ये चीज सही भी है। आप देखेंगे कि जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, चाहे वो नेता हो गए, बॉलीवुड इंडस्ट्री के हो गए, तो उनके साथ ये चीजें की जाती हैं। कई बार इनका फेस पोर्नोग्राफी में यूज किया जाता है, या फिर किसी को बहकाने के लिए इनका फेस यूज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीजें देखने को मिल रही है। अब ये जो एडिट किया गया ना, इसी को कहा जाता है डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक, आप नाम से देखिए कि डीप यानी कि इतना गहराई से इसको एडिट किया गया है कि मैक्सिमम लोग को ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ यार वही है। मतलब यहाँ पे आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ये नकली चीज है, ये फेक चीज है। इतना अच्छे तरीके से इसको एडिट किया जाता है। और इसमें सहायता किसके लिए जाती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। वैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में एक बार हम पढ़ चुके हैं, और बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ चुके हैं। और इससे क्या क्या संभावित दुरुपयोग हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कत देखने को मिल सकती है, इसके क्या लाभ है, क्या नुकसान है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। पर यहाँ हम डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करने वाले हैं। और अगर ऐसी घटना हमारे साथ देखने को मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या क्या कदम उठा सकते हैं जिससे कि हम बच सकते हैं। इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हो गया है, तो कल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने क्या किया है, तो एक एडवाइजरी जारी की है जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनसे कहा है कि आप लोग सर्च करिए और देखिए कि कितनी ऐसी वीडियो हैं जो डीप फेक टेक्नोलॉजी के बेस पे आधारित है, और उसको अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट करिए। एक भी डीप फेक वाली वीडियो आपके प्लेटफॉर्म पे दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आप खुद समझ सकते हैं ना कि अभी एक लड़की की इज्जत के ऊपर सीधा सीधा उंगली उठ गई। मतलब ये रियल फोटो इनकी है भाई, ये कंफर्टेबल है, लेकिन इनका जो फेस लगाया गया रश्मिका मंदाना का, अगर रश्मिका मंदाना इस तरीके की ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं है, इस तरीके की वीडियो को लेकर के वो कंफर्टेबल नहीं, तो जाहिर सी बात है ना कि इनकी डिग्निटी का हनन हुआ है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार का हनन हुआ है। जैसे इनका वीडियो वायरल होने लग गया, तब अमिताभ बच्चन जी का भी ट्वीट आया और बहुत सारे स्टार सेलिब्रिटी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। पर सोचिए कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, इस नाते ये मामला सामने आ गया। पर ये सोचिए कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, खास करके मिडिल क्लास में क्यों कह रहा हूँ, तो जो एकदम नीचे तबके के हैं, जो आर्थिक रूप से उतना सशक्त नहीं है, तो उनको तो टारगेट करेगा ही नहीं, क्योंकि उनको पैसा ही नहीं मिलने वाला है। जो सबसे ऊंचे तबके के हैं, जैसे रश्मिका मंदाना हो गए, शाहरुख खान हो गए, इनको टारगेट करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो ये जो बीच में फंसते हैं, जो मिडिल इनकम वाले लोग हैं ना, इनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है इस तरीके की चीजों को लेकर के। एआई की सहायता से किसी की फोटो एडिट कर देंगे, उसको न्यूड बना देंगे, नेक्ड कर देंगे, उसको पोर्नोग्राफी में डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनको धमकाएंगे, उनको कहेंगे कि वायरल कर देंगे, तो सोच लो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, तुम्हारे घर वाले देखेंगे तो क्या होगा, तुम्हारे माँ बाप देखेंगे तो क्या होगा। इस तरीके की चीजें करके उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं। और ये पूरा एक तरीके से बिजनेस के तौर पे ये काम कर रहा है, बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है। अब क्योंकि ये चर्चा में आ गया, तो मैक्सिमम लोग को पता चल गया है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज है जिसके माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। इसके पहले बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि डीप फेक के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। बस उनका ये कहना था कि नहीं, तुम खुद ऐसे काम कर रहे होगे, अब अपने आप को बचाने के लिए ऐसे झूठ बोल रहे हो हमसे। तो अब हम जानने वाले हैं कि डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं अगर हमारे साथ कोई ऐसी घटना देखने को मिलती है तो। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि जो एडवाइजरी जारी की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा, तो उसने क्या कहा है उसके बारे में हम देखते हैं। बात कर रहे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता डीप फेक के माध्यम से उत्पन्न भ्रामक सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सलाह भेजी गई है। और इसमें कौन कौन से एक्ट का प्रयोग किया गया, तो आप देख सकते हैं इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D का उल्लेख किया गया, जिसमें कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी करने पर 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सलाह में सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में नियम 3(2)B का भी उल्लेख किया गया है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को 24 घंटे के भीतर
किसी व्यक्ति की कृत्रिम रूप से रूपांतरित छवियों सहित प्रतिरूपण की प्रकृति वाली सामग्री को हटाना आवश्यक है। बाकी चीजें यहाँ पे वही सारी लिखी गई हैं कि क्या क्या घटना देखने को मिली है, फिर रश्मिका मंदाना जी के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद उसको हटाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी, फिर ये सारी चीजें हैं वो बताया गया कि वीडियो में क्या था और फिर बाद में क्या था, तो वो सारी चीजें थी। अब हम जानते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर आप शब्द पे गौर करिए, डीप फेक, तो ये दो शब्दों से मिल करके बना है। डीप फेक का क्या मतलब, तो देखिए डीप लर्निंग प्लस आप यहाँ पे देखेंगे फेक, ये दो शब्दों से मिल करके बना है डीप फेक। यहाँ पे डीप लर्निंग में से डीप ले लिया गया है, लर्निंग को हटा दिया गया और फेक का फेक ले लिया। क्यों ऐसा क्यों किया गया? तो आपको जो वीडियो दिखाई थी मैंने, आप उसमें देखें कि बहुत ही कम अंतर आपको देखने को मिलेगा। मतलब बहुत गहराई से अगर हम ना देखें, सूक्ष्म स्तर पर जाके हम ना देखें, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये असली वीडियो है या नकली वीडियो है। जबकि होती है नकली ही है, यहाँ पे इसको एडिट किया जाता है, लेकिन वो इतनी गहराई से कर दिया जाता है ना कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि वो असली वीडियो है नकली वीडियो, इसको एडिट किया गया है। इस नाते इसको डीप फेक कहा जाता है, गहराई में जाकर कैसे काम किए जाते हैं। इसके तहत डीप लर्निंग नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके एक मौजूदा मीडिया फाइल, इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें फोटो भी हो सकती है, उसके अलावा आप देखेंगे जैसे वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, या फिर आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे कैप्चर की जा सकती हैं कि नकली प्रतिकृति तैयार की जाती है। जैसे आप देखेंगे कि मोदी जी की आवाज में गाना चलाया जाता है कि मोदी जी कोई गाना गा रहे हैं। ये सारी चीजें होती कैसे हैं? ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लीजिए हम कहीं कुछ बोल रहे हैं और हम बोल के चले, हम बोल कुछ और रहे थे, पर अब हमारी आवाज रिकॉर्ड कर ली गई है, अब उसे हमारी आवाज का दुरुपयोग किया जाता है। इसी तरीके से अगर हमारी कोई वीडियो है, अब वीडियो को एडिट कर दिया गया और यहाँ पे मान लीजिए कि किसी और की फोटो है, मान लीजिए पूरी बॉडी किसी और की है, कोई किसी पॉर्न स्टार की है, अब यहाँ पे फेस आपका लगा देंगे, अब आपको लगेगा कि यार ये मैंने कब किया था, और इस तरीके से आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे कि अगर आप पैसे नहीं देते तो हम आपके घर वालों को बता देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब इस तरीके से डराना शुरू कर देंगे, फिर आपसे पैसा मांगेंगे। तो ये बहुत दिक्कत देखने को मिल रही थी। कहते हैं ना कि विज्ञान वरदान या अभिश्राप, तो इसी तरीके से ये चीज भी है। एआई जो है ये जितना अच्छा कर रहा है लोगों के लिए, उतना ही गलत भी कर रहा है, इसके दुरुपयोग भी देखने को मिल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम का प्रयोग कर किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों, शरीर की गतिविधि या अभिव्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर इस सहजता के साथ स्थानांतरित किया जाता है कि यह पता करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि प्रस्तुत फोटो या वीडियो असली है या डीप फेक है। वही चीज जो मैं आपको कब से समझा रहा हूँ। डीप फेक का मामला सबसे पहले कब आया था, तो वर्ष 2017 में सामने आया, जब सोशल मीडिया साइट रेडिट पर डीप फेक नाम के एक अकाउंट पर इसके एक उपयोगकर्ता द्वारा कई मशहूर हस्तियों की आपत्तिजनक डीप फेक तस्वीरें पोस्ट की गई थी। अगर हम बात करें कि डीप फेक के दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, तो एक अध्ययन के अनुसार प्रतिवर्ष विभिन्न व्यवसायों के खिलाफ प्रसारित गलत सूचनाओं और फेक न्यूज के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति होती है। डीप फेक के माध्यम से किसी व्यक्ति, संस्थान, व्यवसाय और यहाँ तक कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी कई प्रकार से क्षति पहुंचाई जा सकती है। उसके अलावा डीप फेक के माध्यम से मीडिया फाइल में व्यापक हस्तक्षेप, जैसे कि चेहरा बदलना हो गया, लिप सिंकिंग हो गया, वही जो जैसे मान लीजिए कोई गाना कोई और गाया लेकिन वहां पे वो कहते हैं कि हम गा रहे हैं, मतलब लिप जो सिंकिंग करते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, मॉडल हैं, इंस्टाग्राम पे या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो लोग क्या करते हैं, लिप सिंकिंग करते हैं गाना गाते गाते, और फिर वो रिकॉर्ड करेंगे, डांस करेंगे, वही चीज है लिप सिंकिंग करना। या अन्य शारीरिक गतिविधि किया जा सकता है और इससे जुड़े अधिकांश मामलों में लोगों की पूर्व अनुमति नहीं ली जाती है, जो मनोवैज्ञानिक, सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता और व्यावसायिक व्यवधान का खतरा उत्पन्न करता है। उसके अलावा आप बात कर सकते हैं महिला सुरक्षा के बारे में। अब महिला सुरक्षा का ही सबसे अच्छा एग्जांपल आपको ये दिखाया गया, रश्मिका मंदाना वाला वीडियो। अब यहाँ पे किसी के लिए मजे की वीडियो हो सकती है, किसी के लिए मस्ती की हो सकती है, किसी को लगे कि बहुत बड़ी बात नहीं, आप तो एक्ट्रेस हो, आपके साथ हो गया तो क्या हो गया, लेकिन अब आप ये सोचिए कि जिसके साथ होता है उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसका सामाजिक मनोवैज्ञानिक चीजें उसके ऊपर कैसे इंपैक्ट डालेंगी। ये वीडियो तो उनके तक पहुंच गया, उन्होंने कदम उठाया, ऑफिशियली ट्वीट किया, उन्होंने सबसे कहा कि चीजें गलत है और इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर जब ये चीज गुजरती है, तो आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीतता होगा। वो पैसे भी देते रहेंगे और हमेशा डर में जिएंगे, हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं ये वीडियो मेरी वायरल ना हो जाए, जबकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, पर आपने ऐसा ऐसा दिखा दिया कि जैसे वही कर रहे हैं, तो उनको ये चीज हमेशा खाई जाएगी। उसके अलावा बात करें राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां और लोकतंत्र के लिए खतरा, तो आप इसको एक साथ देख सकते हैं। जैसे आप बात करिए, मान लीजिए कि बहुत बड़े नेता हैं, कल होने वाला है चुनाव, और आज रात को उनकी वीडियो वायरल कर दी जाए कि ये तो आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे या किसी के साथ दुष्कर्म में शामिल थे, इस तरीके की चीज अगर वायरल कर दी गई, तो आप सोचिए कि चुनाव का नतीजा एक झटके में पलट जाएगा। कोई भी उनको वोट नहीं देगा, और वोट नहीं देगा उनको, कोई मत नहीं देगा, ये चुनाव का नतीजा ही पलट जाएगा। तो फिर लोकतंत्र का तो हनन हो ही रहा है, क्योंकि हम चुनने जा रहे थे इनको, लेकिन यहाँ पे गलत सूचना के आधार पर डीप फेक का प्रयोग करके उनको बदनाम कर देगा। इस नाते हम इनको ना चुन करके किसी अदर कैंडिडेट को चुन रहे हैं, तो फिर ये लोकतंत्र के लिए खतरा तो उत्पन्न कर ही रहा है।
उसके अलावा बात करें व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और पहचान कुछ थी। अब ये चीज आप यहाँ से देख ही सकते हैं कि व्यक्तिगत जो प्रतिष्ठा है, जो उनकी इज्जत थी, उनके ऊपर तो आँच आई ही, उनको किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई। और ये तो सिर्फ एक केस था, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की हस्ती हैं उनके साथ ऐसे किया जाता है। और यहाँ पे तो फिर भी एक तरीके से आप कह सकते हैं सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें कि वीडियो कम था, लेकिन बहुत सारे मामलों में ना इनको पोर्नोग्राफी में यूज किया जाता है। जो पॉर्न साइट है वहाँ पे वीडियो एडिट करके इनका फेस लगा करके डाल दिया जाता है, और लोगों को लगता है कि यार ये तो हमारे स्टार हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये तो वैसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इस चार्ट में डीप फेक मामलों में वृद्धि दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2018 की बात की जा रही है, तब डीप फेक के मामले कितने आ रहे थे? 7,964, और ये बढ़ करके जून 2020 में कितना हो गए हैं? तो आप देख सकते हैं 49,081 मामले देखने को मिल रहे हैं आपको। तो ये लगातार वृद्धि आपको देखने को मिल रही होगी। अब देखिए, अगर आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करते हैं, ऐसा कोई चीज होता है ना, तो आप चार्ट के माध्यम से दर्शा सकते हैं। वैसे इसको एक और तरीके से आप ग्राफ के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। जैसे आपने ग्राफ बनाया, और ये जब आप ग्राफ लगाएंगे तो यहाँ से इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये देखिए वृद्धि होती जा रही है लगातार। तो आपको जैसे भी आसान पड़े आप जैसे कर सकते हैं वैसे करिए, लेकिन कोशिश करिए कि चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, इन सारी चीजों का यूज करें अपने आंसर राइटिंग में। वो आपका आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा बनाएंगे, वो अच्छा नंबर देंगे। आप यहाँ पे देश वाइज देख सकते हैं, राष्ट्र वाइज देख सकते हैं कि कहाँ पे कितने मामले देखने को मिले। तो सबसे ज्यादा मामला कहाँ का देखने को मिल रहा है? यह है यूएसए, 50.1% मामले हैं कि आधा मामला तो यहीं पे देखने को मिल रहा है यूएसए में। उसके पीछे की वजह क्या? क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, सबसे आगे, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस भी किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा यूके हो गया 10.9%, यानी कि लगभग 11% आप कह सकते हैं। साउथ कोरिया हो गया 9.5%, जापान हो गया 4%, और इंडिया में भी 5% मामले देखने को मिलते हैं। तो इंडिया भी पीछे नहीं है इसमें। अदर्स को अगर देखते हैं तो टोटल 20.4%। इस तरीके का पाई चार्ट आप अपने एग्जाम में भी बना सकते हैं आंसर राइटिंग में। अगर हम बात करें इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में, तो देश में साइबर अपराधों के मामले में वर्ष 2000 में पारित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए वर्ष 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की स्थापना की गई। साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत साइबर स्वच्छता केंद्र भी स्थापित किया गया है। नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद इसे अस्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। और इसी तरीके से आप देखेंगे 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को फरवरी 2021 में अधिसूचित किया गया था। तो ये भी एक कानून यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि डीप फेक से कैसे निपटा जा सकता है, उसके लिए समाधान क्या किया जा सकता है, तो बात करिए जो नीति निर्माण किया जाता है इसमें बहुत सारे लोगों को शामिल करना चाहिए, विभिन्न वर्गों को शामिल किया जाना चाहिए, और जो तकनीक है इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूसी बर्कले के शोधकर्ताओं ने एक प्रोग्राम तैयार किया है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर डीप फेक वीडियो की पहचान कर सकता है। डिटेक्टिंग डीप फेक वीडियोज फ्रॉम फेनोम विसिम मिसमैच नामक शीर्षक से प्रकाशित एक शोध के अनुसार यह प्रोग्राम किसी मीडिया फाइल में लोगों की आवाज और उनके मुंह के आकार में सूक्ष्म भिन्नताओं के माध्यम से 80% मामलों में डीप फेक वीडियो की पहचान करने में सफल रहा है। तो इस तरीके की और भी टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है जिससे ये पहचाना जा सके कि डीप फेक का यूज किया गया और उस वीडियो को तुरंत से तुरंत डिलीट किया जा सके। उस वीडियो को आप कह सकते हैं अपलोड करने से पहले ही ये देखा जा सके कि वो डीप फेक वीडियो है या नहीं है, उसको एडिट किया गया कि नहीं किया गया। अगर एडिट किया गया तो ओरिजिनल वीडियो कहाँ पे है, इस तरीके की चीजें वो अपने आप से ही सर्च करे, वो देखे कि इसमें किसी की इमेज को खराब करने की कोशिश तो नहीं की गई है, और उसके बाद ही उसको अपलोड होने दे। उसके अलावा बात करें साक्षरता और जागरूकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट कदम है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं ना, इनको तो ये भी नहीं पता कि डीप फेक होता क्या है। जैसे अगर भगवान न करे कि हम में से किसी की वीडियो आती और हम घर वालों से कहते कि हम है ही नहीं और यह हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है या हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, डीप फेक का यूज किया गया, तो शायद ही हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिसके घर वाले ये चीज समझते हैं, जिसके घर वाले ये कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है डीप फेक नाम की कोई चीज है और उस नाते ऐसा देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैक्सिमम लोग हमारे घर पे जानते नहीं कि डीप फेक होता क्या है, तो इस नाते हमें और दिक्कत देखने को मिलती है। वो कहते हैं कि तुमसे गलती हुई है तो गलती मान लो, गलती क्यों छुपा रहे हो। फिर वो हमें ज्ञान देते कि एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है, गलती मान लो और ऐसी वैसी चीजें ना करो। अगर गलती हो भी गई तो हाथ पैर जोड़ के सॉरी बोल दो, हम उसके लिए कुछ करते हैं। वो लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो लोग ये समझेंगे नहीं कि डीप फेक नाम की कोई टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब ये जब साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, एनजीओ को शामिल कर सकते हैं आप। जैसे अब देखिए रश्मिका मंदाना जी के साथ ही घटना हो गई, तो ऐसे ही बड़े बड़े जो बॉलीवुड चेहरे हैं या फिर साउथ इंडिया के चेहरे हैं, उनको आप सामने लाइए, उनसे कहिए कि ये बताएं कि डीप फेक नाम से कोई टेक्नोलॉजी चलती है,
ताकि लोग देख सके, क्योंकि मैक्सिमम लोग चाहे तो मोबाइल से जुड़े हुए हैं, चाहे तो टीवी से जुड़े हुए हैं, या फिर रेडियो पे आप उनसे ऐड करवाइए। तो इस तरीके की चीजें करिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और जो स्थानीय लोग हैं उनको शामिल करिए इस चीज में, जो धार्मिक नेता है उनको शामिल करिए, जो हमारे बहुत बड़े बड़े नेता है, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, उन सबको शामिल करिए एक साथ। उन सबको एक साथ खड़ा होने के लिए कहिए और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कह सकते हैं आप। ये तो हो गया कि हम इन सारी चीज़ों से कैसे निपटेंगे। लेकिन अगर हमारे साथ कोई ऐसी घटना देखने को मिलती है, भगवान ना करे कभी भी किसी के भी साथ ऐसी घटना देखने को मिले, पर अगर मान लीजिए एक पल के लिए कि ऐसा होता है, तो हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप एफआईआर कर सकते हैं। जो नॉर्मली आप जाएंगे करीबी पुलिस थाने में और एफआईआर करें कि आपके साथ ऐसा किया गया है, और ये सीधा सीधा आर्टिकल 21 का हनन है। तो एक तो मूल अधिकार का हनन हो रहा है। आप कहेंगे आर्टिकल 21 का हनन कैसे हो गया? तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भैया इज्जत मेरी नीलाम हो गई, इस तरीके की वीडियो डाली गई है, बहुत सारे लोग उस पर उल्टा सीधा कमेंट करें, तो फिर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप यहाँ पे जाकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर सकते हैं, जो कि शायद ही मैक्सिमम लोग करना चाहें, क्योंकि सबको ये लगता है यार बदनाम हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको हवा बना के रखते हैं। तो एक तो ये आपके पास ऑप्शन हो गया कि नॉर्मली आप एफआईआर करिए। दूसरा, आप यहाँ पे साइबर बुलिंग के तहत केस कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जो आप देखेंगे I4C के बारे में हमने बात की, वहां पे आप शिकायत कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और स्टेप बताए गए, ये तो साइबर बुलिंग से बचने के लिए बताया गया, लेकिन यहाँ पे जैसे बताया कि पुलिस 112 नंबर आप डायल करके, ये पुलिस साइबर सेल वाले साइबर सेल का नंबर है, तो आप यहाँ पे कॉल करके अपनी पूरी डिटेल्स दे सकते हैं कि आपके साथ ये चीज हुई है, आपका नाम ये, मतलब पूरी डिटेल्स देने के बाद आप बता सकते हैं कि मेरी शिकायत है, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, इससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पुलिस का काम हो जाएगा, वो अपना काम मैनेज करेगी, वो उसका काम है कैसे करना। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिकायत दर्ज करवा सकते हैं cp.ncpcr@nic, और जहाँ पे एनआईसी लगा रहता है तो वो मैक्सिमम गवर्नमेंट की ही वेबसाइट होती है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप cybercrime.gov.in से जाकर के शिकायत कर सकते हैं कि आपके साथ ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है। उसके अलावा जैसे आप ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त है, इसको टैग करके आप कह सकते हैं कि ये चीजें आपके साथ देखने को मिल रही है। फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं उनको आप टैग कर सकते हैं, हमारे पीएम को टैग करके आप ऐसी चीजें कर सकते हैं। आप वहाँ पे जागरूकता फैला सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके साथ ये चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं complaint.mwcd@gov.in। और यहाँ पे अगर बच्चों से जुड़ा कोई मामला, तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, इसको याद रखिएगा। तो जरूरी नहीं कि जिसके साथ हुआ वही करे, अगर आप उसके दोस्त ना, आप उसके फैमिली वाले, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं कि जिसके साथ हुआ वही कर सकता है। और यहाँ पे साइबर बुलिंग से बचने का तरीका दिया है। साइबर बुलिंग क्या होता है कि कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आपको परेशान कर रहा है, तो उससे कैसे बचना आप ये भी देख सकते हैं। वैसे उसके अलावा आप यहाँ पे एक और वेबसाइट के बारे में देखिए। अंजलि, ये क्या कर रही थी तुम? भैया, किसी ने मेरी एआई की हेल्प से न्यूड पिक्चर्स बना दी और उसे पूरे मेरे कॉलेज में फैला दिया। अंजलि, तो तुझे मुझे बताना चाहिए था ना, ये ट्रेन के आगे आना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है। भैया, मैं अब क्या करूं? तुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें बस गूगल पर स्टॉप एनसीआई टाइप करके ये पहले वाले लिंक पर चले जाना है, और यहाँ से क्रिएट योर केस पर क्लिक करके अपनी बेसिक डिटेल्स डाल देनी है और अपनी ओरिजिनल पिक्चर अपलोड कर देनी है। ये करने से ये वेबसाइट इंटरनेट पे कहीं भी आपकी कुछ गलत पिक्चर्स होंगी उसको डिलीट कर देगी। अभी तक ये 2 लाख से भी ज्यादा इंटीमेट इमेजेस इंटरनेट से रिमूव कर चुकी हैं और हजारों विक्टिम्स की हेल्प भी हो चुकी है। तो ये एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अपने फोटो को डिलीट कर सकते हैं, तो इस तरीके के कदम उठा सकते हैं। वैसे मेरी जनरली सलाह यही है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना देखने को मिलती है, तो सबसे पहले आप अपने फैमिली वालों से कांटेक्ट करिए। दोस्त से भी नहीं, आप अपने फैमिली वालों से कोशिश करिए कि पहले उनसे बात हो जाए। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना कि हमारे दोस्त भी इसमें शामिल होते हैं, कई बार ईर्ष्या के चक्कर में, जलन के चक्कर में, या फिर कई बार हमें बदनाम करने के लिए, या कई बार हम उनसे आगे निकल चुके हैं इस नाते कई बार ये देखने को मिलता है कि हमारे दोस्त भी इसमें शामिल है, हमारे फ्रेंड भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले जो आपको बात करनी है वो अपने फैमिली वालों से बात करनी है। उसके बाद अगर वो नहीं समझते तब आप अपने फ्रेंड के पास जाइए। उसके बाद अपने फैमिली वालों के साथ मिलकर के, फिर अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के कदम जरूर उठाइए। अगर ऐसी कोई घटना देखने को मिलती है ना, तो पीछे मत हटिए, क्योंकि अगर आज आप पीछे हट गए ना, तो फिर आगे आने वाले हजार लोग की लाइफ खराब होने वाली है, आप ये जान लीजिए। हो सकता है कि आपके थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की वजह से बाकी के हजार लोग की लाइफ बच जाए। तो कभी भी इस तरीके की चीज देखने को मिले किसी के साथ, तो उसको पीछे नहीं हटना है, कदम उठाना है, ठोस कदम उठाना है। और देखिए जनरली होता है क्या, जो सोशल मीडिया है ना, वो हमारी प्राइवेसी को खा गया है। हम अगर घर से निकल रहे हैं, तुरंत पोस्ट अपडेट होगी कि आउट ऑफ गोइंग टू होम, इस तरीके का। उसके बाद हम कहीं पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे तुरंत पोस्ट अपडेट होगी, हैज अराइव्ड, ये वो, मतलब पता नहीं कुछ भी। वो तो उतना मुझे आता भी नहीं जितना लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया है कि क्या क्या हैशटैग डालेंगे, ये वो, पता नहीं क्या क्या चलता है उनका। जनरली मेरी सलाह ये है कि कभी भी आप अपने लोकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। यानी कि अगर आप करंट सिचुएशन में आप जहाँ पे हैं वो लोकेशन कभी शेयर मत करिए।
हो सकता है कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, हो सकता है कि कोई आपके पीछे पड़ा हो और आपको जानकारी ना हो इस बात की, और जैसे आपने लोकेशन अपडेट की वो भी आपको आसपास दिख जाए और इस तरीके से आपका मर्डर भी कर दे। मतलब ऐसे बहुत सारी हजारों चीजें देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जनरली करना ये कि जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो हर कोई चाहता है कि हम मीडिया पे डालें, हर कोई चाहता है कि लोग जाने कि मैं कहीं घूमने गया था या गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही जब आप वहां पे गए, मान लीजिए कोई एक नाम की पर्टिकुलर जगह आप यहाँ पे गए थे, तो तुरंत जब तक आप यहाँ पे तब तक उस फोटो को मत डालिए। जब आप वहां से रिटर्न आ रहे हो या घर पहुंच चुके हो या कहीं और जहाँ पे आप रहते हो वहां पहुंचोगे, तब उस फोटो को डालना शुरू करिए। उसके पीछे वजह यही है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे हम देखेंगे ना कि सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हमारी प्राइवेसी का हनन हो रहा है। हमारी पर्सनल लाइफ तो खा ही गया ये, मतलब हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, मुंह धुल रहे हैं, हर चीज का पोस्ट डाल रहे हैं, हर चीज का पोस्ट। कुछ भी कर रहे हैं तुरंत, 1 रुपए की टॉफी भी खा रहे हैं तो तुरंत पोस्ट डाल दे रहे हैं। यार इतना भी ज्यादा सोशल मीडिया पे मत बनो। और अगर आपको वही करना है, सोशल मीडिया सेंसेशन बनना है, तो उसकी बात ही अलग है, फिर उस हिसाब से आप अपनी सिक्योरिटी भी देख लो। लेकिन जनरली मेरी सलाह है कि इन सारी चीजों से बच के रहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा कि रश्मिका मंदाना के साथ क्या हुआ है और ये डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए समाधान क्या है, अगर हमारे साथ ऐसी घटना देखने को मिलती है तो हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है और बहुत ही डिटेल्स में बताई है। उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। ये आपकी कोटेशन बात की जा रही है, हास्य और स्वास्थ्य धन का मूल है। मूल मतलब यहाँ पे बेस के बारे में बात की जा रही है, आधार के बारे में बात की जा रही है। तो इसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। पीवाईक्यू का क्वेश्चन, ये रहा आपकी प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू का क्वेश्चन। यहाँ पे जीएस2 के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन क्या है कि मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। क्योंकि कल वीडियो नहीं आई थी तो जीएस2 का क्वेश्चन आज ही दे रहा हूँ, और आज जीएस3 का क्वेश्चन भी आपको करना है। इसका प्रश्न क्या है जीएस3 का, तो उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिससे सूक्ष्मजीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट डे के बारे में बात करें तो प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस यानी कि इन्फेंट प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। 2023 की इसकी थीम रखी गई है शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को कम करना। 7 नवंबर को ही एक और डे मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे या राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। इसको 2014 से मनाना शुरू किया गया था ताकि लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक किया जा सके, उससे निपटने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में बताया जा सके। और अगर हम बात करें 8 नवंबर की, तो प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं और 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। 8 नवंबर को ही एक और डे मनाते हैं, गुरु नानक देव जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है ये भी 8 नवंबर को ही मनाते हैं। दोस्तों आप देखेंगे वर्तमान समय दिल्ली और मुंबई की वायु कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, मतलब ये सेलिब्रिटी बन चुकी है, कुछ ज्यादा ही चर्चा में। तो जो हमारी वायु है इसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं और उसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यही चीज इस आर्टिकल में बताई गई है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो प्रदूषक है इसमें PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीजें पाई जाती है। अब यहाँ पे PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री नहीं है, पीएम का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर। और यहाँ पे जो 10 है ना, ये इसके व्यास को दर्शाता है, व्यास डी यानी कि डायमीटर को दर्शाता है, और ये माइक्रोन में नापा जाता है, यानी कि माइक्रोन में इसकी माप दी गई है। अगर हम बात करें AQI के बारे में, AQI क्या है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु गुणवत्ता सूचकांक। यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसका स्कोर दिया गया है और ये किस कैटेगरी में आएगा और इसके लिए किस कलर का संकेत जारी किया जाता है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर AQI का स्कोर 0 से लेकर के 50 के बीच में है तो इसको अच्छा माना जाता है और इसके लिए ग्रीन कलर का सिग्नल दिया जाता है। अगर 51 से लेकर के 100 के बीच में तो इसको मॉडरेट माना जाता है, यानी कि मध्यम माना जाता है, और इसके लिए येलो कलर का सिग्नल दिया जाता है। 101 से लेकर के 150 के बीच में तो इसको जो संवेदनशील समूह है, जो संवेदनशील वर्ग है, इसके लिए अनहेल्दी अस्वस्थकर माना जाता है और इसके लिए ऑरेंज कलर का संकेतक जारी किया जाता है। और 151 से लेकर के 200 के बीच में तो यहाँ से हालत बिगड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं रेड कलर आ चुका है, तो यहाँ से हालत बिगड़ना शुरू हो चुकी है। इसको अनहेल्दी माना जाता है, अस्वस्थकर माना जाता है। फिर 201 से लेकर के 300 के बीच में तो इसको वेरी अनहेल्दी, बहुत खतरनाक माना जाता है, और इसके लिए पर्पल कलर की जो संकेतक है उसको जारी किया जाता है। और अगर आपका AQI का इंडेक्स, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ की हवाई गुणवत्ता सूचकांक जो है वो 301 से लेकर के 500 के बीच में है, तो इसको हजार्डियस माना जाता है, यानी कि बहुत ही खतरनाक स्थिति बन चुकी है, आपदा वाली कंडीशन है, और इसके लिए मैरून कलर का संकेतक जारी किया जाता है। यानी कि अगर आप इस कैटेगरी में आ गए आपके वायु के क्षेत्र, तब आपको घरों में रहना है बिना किसी वजह के, जब तक कि बहुत जरूरी ना तब तक घर से बाहर नहीं निकलना है, अपनी सेफ्टी पे पूरा ध्यान देना है, मास्क का यूज करना है और जहां तक हो सके इस चीज से बच के रहना है। तो यानी कि बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है जब 301 से लेकर के 500 वाली कैटेगरी में आ जाते हैं आपके क्षेत्र की वायु का जो गुणवत्ता सूचकांक है वो। चलिए हम यहाँ पे बारी बारी से देखते हैं कि जो प्रदूषक है उनका हमारे शरीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करिए PM10 और PM2.5 के बारे में। तो ये क्या है, ये चीज मैंने आपको बताई दी कि बेहद बारीक पर्टिकुलेट मैटर है, इनका व्यास होता है और इसको माइक्रोन में मापा जाता है। यहाँ पे ये बताया कि जो एक माइक्रोन है
1 मिलीमीटर का लगभग हज़ारवां हिस्सा होता है। अपने आकार के कारण अब ये जो पीएम 2.5 है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक कण होते हैं, तो ये हमारे आसानी से हमारे नाक के माध्यम से हमारे गले में चल जाते हैं। गले को पार करते हुए हमारे फेफड़े में पहुँच जाते हैं। अब जब ये हमारे फेफड़े में पहुँच गए तो आप समझ सकते हैं जो साँस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है हमें, यानी कि श्वसन संबंधी बीमारी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अस्थमा जैसे आपको देखने को मिल सकता है, दिल का दौरा भी आ सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है किसकी वजह से? तो पीएम10 और पीएम 2.5 की वजह से। ये निकलते कहाँ से हैं? इनके स्रोत क्या हैं? तो ये कारखाने से निकलने वाले उत्सर्जन हो गए, वाहन प्रदूषण हो गया, निर्माण गतिविधियां और सड़क के धूल के उप उत्पाद हैं, ये इन सारी चीजों से निकलते हैं। अगला प्रदूषक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। ये कहाँ से निकलता है? तो ईंधन के जलने से, उसके अलावा जैसे आप देखेंगे वाहन हो गए उससे, और बिजली संयंत्र हो गए, इससे भी निकलता है। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA का कहना है कि NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर के अल्पकालिक संपर्क से अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ सकती हैं और खांसी या सांस लेने में कठिनाई जैसी अन्य समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। अल्पकालिक का क्या मतलब? अगर थोड़े समय तक हम इसके टच में रहते हैं तब भी, ऐसा जरूरी नहीं कि इसके टच में हम 1 साल 2 साल रहें। अब यहाँ पे देखिए एम्स ने जो एक सर्वे कराया था, उस सर्वे में ये कहा गया था कि अगर 7 दिनों तक भी आप रह जाते हैं इसके टच में, तो आपको बहुत सारी दिक्कत देखने को मिल सकती है। और 7 दिन तक जो लगातार इसके टच में रहता है, तो इसकी वजह से जो इमरजेंसी वार्ड है इसमें भीड़ बढ़ जाती है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में लोगों को भर्ती करना पड़ता है। और ये जो भर्ती होती है, जो वृद्धि, तो मामूली भर्ती नहीं है, मामूली वृद्धि नहीं है, आपको 54 या 53% वृद्धि देखने को मिलने वाली है। यानी अगर लगातार कोई 7 दिनों तक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक के टच में है, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें उसको एडमिट करना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो जैसे अस्थमा हो सकता है, और जो श्वास संबंधी बीमारी है वो देखने को मिल सकती हैं। अगला प्रदूषक है ओजोन। आप कहेंगे ओजोन सर ये तो हमारी रक्षा करता है, ये कैसे आप कह सकते हैं कि प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है? तो दोस्तों जब ये समताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन जब ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है तब ये एक प्रदूषक के रूप में काम करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित 2017 के एक अध्ययन के अनुसार सतही ओजोन के स्तर में वृद्धि के साथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD के लिए अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम और हृदय और श्वसन संबंधी मौतों की संख्या में वृद्धि की होने की संभावना है। अगला पॉल्यूटेंट या अगला प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड। अमेरिकी सरकार की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो बिजली संयंत्र और अन्य औद्योगिक सुविधाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन का जलाना है, कि जो भी बिजली उत्पादित करने के लिए जब जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है, या जो उद्योग हैं वो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब जीवाश्म ईंधन चलाते हैं, तो उससे निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड। उसके अलावा जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है ना, उसके माध्यम से भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ये क्या कर सकता है? तो अन्य गैसों की तरह सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में रहने से हृदय प्रणाली के लिए हानिकारक हो सकता है। ये श्वसन संबंधी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। SO2 अन्य यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करके पार्टिकुलेट मैटर भी बना सकता है। वही PM10 और PM2.5 भी ये बना सकता है, यानी कि डबल तरीके से हमारे ऊपर नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अलावा इसका नुकसान आपको पेड़ों के ऊपर भी, पौधों के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, उनकी वृद्धि को ये रोक सकता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगला प्रदूषक है अमोनिया। 2017 में नासा द्वारा वित्त पोषित एक अध्ययन में कहा गया कि भारत में उर्वरक उपयोग में व्यापक वृद्धि के साथ साथ पशुधन अपशिष्ट के बड़े योगदान के परिणाम स्वरूप दुनिया में वायुमंडलीय अमोनिया की उच्चतम सांद्रता हुई है। जबकि गैसीय अमोनिया पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र का एक प्राकृतिक हिस्सा है। अतिरिक्त अमोनिया पौधों के लिए हानिकारक और हवा और पानी की गुणवत्ता को खराब कर सकती है, कम कर सकती है। और ये जो क्षोभमंडल में अमोनिया गैस है, ये नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्रेट युक्त कण भी बनाती है। वे कण एरोसोल प्रदूषण में योगदान करते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि अमोनिया गैस भी पृथ्वी पर वापस गिर सकती है और झीलों, नदियों और महासागरों में प्रवेश कर सकती है, जहां यह हानिकारक शैवाल के खिलने और खतरनाक रूप से कम ऑक्सीजन स्तर वाले मृत क्षेत्रों में योगदान करती है। अगला प्रदूषक है सीसा या लेड, इसी को कहा जाता है। सीसा एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जहरीली धातु है जो पृथ्वी की पपड़ी यानी कि परपटी में पाई जाती है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका संपर्क स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है। WHO यानी कि स्वयं प्रभु बोल रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत खनन, गलाने वाले संयंत्र, विनिर्माण और यहाँ तक कि रिसाइकलिंग गतिविधियों से आते हैं। यानी कि कहाँ से निकलता है सीसा? तो जैसे आप देख सकते हैं कि खनन गतिविधियों से निकलते हैं, जो गलाने वाले संयंत्र होते हैं उससे निकलते हैं, विनिर्माण गतिविधियों से निकलते हैं, और यहाँ तक कि जो रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो रिसाइकलिंग गतिविधियां उसके माध्यम से भी सीसा निकलता है। और ये जो सीसा होता है ना, ये वयस्क की तुलना में, एडल्ट की तुलना में बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। जो बच्चे होते हैं वो 4 से 5 गुना अधिक संवेदनशील होते हैं शीशे के संपर्क में आने को, शीशे को अवशोषित करने के लिए। और अब ये जो शीशा है, जब ये छोटे छोटे कण के रूप में हमारे अंदर जाता है तो कई बार ये आंतरिक घाव भी उत्पन्न करता है, और इसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलती है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और बच्चे जो कई बार इसके ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं कि वो मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर उनके व्यवहार में भी दिक्कतें देखने को मिलती है।
यानी कि मेंटली लेवल पर भी ये बच्चों को इम्पैक्ट डालता है। अगला प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये एक जहरीली, रंगहीन और गंधहीन गैस है। ये तब निकलती है जब लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन युक्त ईंधन को जलाया जाता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ संपर्क कर लेती है, उसके साथ टच में आ जाती है और फिर ये हमारे बॉडी में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर काफ़ी अधिक है तो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, मर भी सकता है और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। एक चीज़ आप ये देखेंगे कि जहाँ-जहाँ हमने पॉलिटेंट के बारे में बात की है, तो किसी न किसी का परिप्रेक्ष्य लिया, किसी न किसी का संदर्भ लिया। जैसे यहाँ पे WHO का हो गया, इसी तरीके से हमने EPA का संदर्भ लिया है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अमेरिका, किसी तरीके से नासा का हो गया, एम्स दिल्ली का हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए की गई हैं ताकि जब भी आप अपने आंसर राइटिंग करें तो इनका यूज़ करिए। जब आप अपनी बात किसी के माध्यम से कहेंगे कि जैसे नासा के द्वारा स्टडी कंडक्ट कराई गई थी, उसमें ये बताया गया था, या एम्स दिल्ली ने स्टडी कंडक्ट कराया था, उसमें ये बताया गया था, या एम्स दिल्ली के अध्ययन में ये बताया गया है। तो वो सारी चीज़ें जब आप लिखते हैं तो आपका आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है और आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो इन सारे डेटा का आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस आर्टिकल में बात की जा रही है जो कतर के द्वारा 8 नेवी के एक्स ऑफिसरों को सजा सुनाई गई थी मौत की, उसी के बारे में ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बारे में फिर से डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। हमने इंडिया और कतर रिलेशन के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। मेंस का क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसको भी देखा था, और प्री के लिए कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसको भी देखा था। और इसी तरीके से जो दूसरे ट्यूटोरियल आप इसको देखिए, तो यहाँ पे वही 70 घंटे जो एक हफ्ते में काम करने की बात कही गई थी उसी को लेकर के ये ट्यूटोरियल है। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बहस कहाँ से छिड़ी थी, तो NR नारायण मूर्ति जी जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर है, इनके द्वारा कहा गया था कि भारतीय युवाओं को एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। तो हमने ये आर्टिकल पहले ही डिस्कस कर रखा है, जिसमें ये बताया गया था कि जर्मनी और जापान जैसे देश भी अब 70 घंटे काम नहीं करते हैं। हालांकि शुरुआती टाइम पे विश्व युद्ध के बाद इन्होंने काम किया था काफी देर तक, लेकिन फिर अब यहाँ के जो युवा हैं वो भी 70 घंटे काम नहीं करते हैं। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो ये बिल्कुल भी लागू नहीं होता। ये सारी चीजें हमने तुलना करके भी देखी थी, तो फिर से वही चीज डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। बल्कि मेरे लिए तो और आसान काम हो गया, अगर वही चीज़ फिर से डिस्कस करनी तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं था। बस मैंने आर्टिकल देखा, फिर मुझे क्या करना था, जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था वही वीडियो कट करके मैं यहाँ पे लगा देता। आप लोग भी खुश कि हाँ सर डेली का डेली डिस्कस कर रहे हैं, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी आराम से डिस्कस करने की कोई दिक्कत नहीं थी। वीडियो कट करता लगाता, फिर अपना ऐश करता, ना तो मुझे रिकॉर्ड करने की दिक्कत थी, ना ही कुछ और करना पड़ता, मेरा टाइम भी सेव हो जाता, मैं चाहे उसमें पढ़ाई करता, कुछ और करता, कोई और आर्टिकल डिस्कस करता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये तो एक तरीके से धोखा ना, जो चीज़ आप पहले से ही जानते हैं, जो चीज़ आपको डिस्कस की जा चुकी है, उसी चीज़ को रोज रोज डिस्कस करने का क्या मतलब है। हर दूसरे दिन इसी तरीके के आर्टिकल आ रहे हैं, या तो कतर के बारे में आ रहा है, फिर जो 70 घंटे की बात की गई काम करने की उसके बारे में, तो हर दूसरे दिन हम वही आर्टिकल डिस्कस नहीं कर सकते ना, इसलिए जो और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि राजस्थान के द्वारा गारंटी यात्रा लॉन्च की गई। ये गारंटी यात्रा क्या है, तो जो इनका मैनिफेस्टो जो ये अपने चुनाव के माध्यम से कह रहे हैं कि हम ये करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, तो फिर उसी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, उसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एक न्यूज है तो मैं आपको बता दिया। WHO द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, WHO ग्लोबल रिपोर्ट। किसके ऊपर है ये, तो ये टीबी के ऊपर है। टीबी टेलीविजन वीडियो वाला नहीं है, ये टीबी ट्यूबरक्लोसिस वाला है। उसके बारे में यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया WHO के द्वारा। बात की जा रही हाल ही में जारी WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 साल के कोविड संबंधी व्यवधानों के बाद 2022 में टीबी से पीड़ित लोगों की संख्या में बड़ी वैश्विक सुधार हुआ है और इलाज भी किया गया इनका। क्योंकि आपको पता है जब कोविड टाइम चल रहा था तो सारी बीमारियों को साइड कर दिया गया था, दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ कोविड के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। इवन जो प्रेगनेंसी वाला टाइम था ना, उस पर भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अन्य बीमारियों को एकदम दरकिनार कर दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ कोविड के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान लगा दिया गया था। तो जब उस टाइम ऐसा हुआ, कोविड के ऊपर पूरा ध्यान लगा दिया गया, तो और बीमारियों के बढ़ने की संभावना अपने आप अधिक हो गई। लेकिन जब वो चीज सुधरी तो अब यहाँ पे अन्य बीमारियों के ऊपर धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस नाते जो टीबी से पीड़ित लोग हैं उनकी बीमारियों को इलाज किया जा रहा है, उसमें सुधार हो रहा है। 2015 से 2022 तक शुद्ध कमी कितना रही, तो 8.7% की कमी देखने को मिली है, जो 2025 तक 50% की कमी के WHO एंड टीबी रणनीति मील के पत्थर से बहुत दूर है। 2025 तक क्या टारगेट रखा गया कि 50% टीबी को हम समाप्त कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अभी तक कमी कितनी देखने को मिली 2015 से लेकर के 2022 तक, यानी कि 7 सालों में सिर्फ 8.7% की कमी देखने को मिली है। और 3 साल में हम इसको 43% के आसपास, 42% के आसपास और कम करने की बात कर रहे हैं। तो टारगेट कितना है, 2025 तक टारगेट है 50% कम करना टीबी के जो केसेस आते हैं। 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान किए गए लोगों की रिपोर्ट की गई वैश्विक संख्या 7.5 मिलियन थी। WHO द्वारा 1995 में वैश्विक टीबी निगरानी शुरू करने के बाद से यह सबसे अधिक संख्या है, जो 2019 में प्री कोविड बेसलाइन और पिछले ऐतिहासिक शिखर 7.1 मिलियन से ऊपर। 2020 में कितना था, तो 5.8 मिलियन था। 2021 में 6.4 मिलियन था। यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो टीबी से पीड़ित लोग हैं उनका इलाज किया गया, उनका उपचार किया गया, उनका निदान किया गया, उसके बारे में बात की जा रही है। 2022 में कितनी संख्या थी, तो 7.5 मिलियन थी।
2019 में कितनी थी तो 7.1 मिलियन थी। 2020 में 5.8 मिलियन, 2021 में 6.4 मिलियन थी। तो ये यहाँ पे संख्या देखिए कि कितने लोगों का इलाज किया गया है। 2022 की संख्या में संभवतः उन लोगों का एक बड़ा बैकलॉग शामिल है जिन्हें पिछले वर्षों में टीबी हुआ था, लेकिन जिनके निदान और उपचार में कोविड से संबंधित व्यवधानों के कारण देरी हुई, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और प्रावधान प्रभावित हुए। भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस जो सामूहिक रूप से 2020 और 21 में नए टीबी से पीड़ित लोगों की संख्या में लगभग 60% की कमी के लिए जिम्मेदार थे, 2022 में 2019 के स्तर से ऊपर पहुंच गए हैं। टीबी के कारण 2022 में अनुमानित 1.30 मिलियन मौतें देखने को मिली हैं। अनुमान है कि कोविड से संबंधित व्यवधानों के परिणाम स्वरूप 2020-2022 के 3 वर्षों में टीबी से लगभग 5 लाख अतिरिक्त मौतें हुई हों। क्योंकि यहाँ पे कोविड के टाइम पे वही चीज़ है कि कोविड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, बाकी सारी बीमारी को दरकिनार कर दिया गया। तो कोविड का इम्पैक्ट एक तरीके से ये भी है कि जो हमारा स्वास्थ्य है उसके ऊपर तो पड़ा ही। तो ये चीज़ एक चीज़ आपको और देखने को मिल रही है कि टीबी जैसे जो बीमारियां थे उसकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली, उसका इलाज कम हो गया क्योंकि कोविड-19 के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसको WHO के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आदित्य 11 मिशन के बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में देखा था। तो आदित्य 11 मिशन ने पहली अपनी इमेज कैप्चर की है, उसी के बारे में ये चीज़ है। फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सोलर फ्लेयर्स, यानी जो सौर ज्वालाएं कह सकते हैं आप इसको, उसकी पहली इमेज इसने कैप्चर की है। बाकी इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में देखा था जब ये मिशन लॉन्च हुआ था। फिर से वो सारी चीज़ें बताएंगे तो 20-25 मिनट उसी में लग जाना है। यहाँ पे बात की जा रही है WTA के बारे में। WTA क्या है तो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। इसका फिनाले जो 2023 करा है, इसको किसने जीता है तो ईगा स्वियाटेक ने जीता है सिंगल वाली कैटेगरी में, और ये महज 22 या 23 साल की है। तो आप देख सकते हैं जिस उम्र में हम पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग कहेंगे सर डिमोटिवेट कर रहे हो, जिस उम्र में हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उस उम्र में ये रिकॉर्ड बना रही हैं और उस उम्र में हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारी उम्र कम, हमारी उम्र ज़्यादा, इनकी उम्र कम है, फिर भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ काम करिए कि लोग आपके बारे में पढ़े। ईगा स्वियाटेक नाम है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन 2023 का फिनाले है, ये किसने जीता है तो ईगा स्वियाटेक ने जीता है। और कई बार उपविजेता पूछता है कि किसको हरा करके जीता, तो यहाँ पे उनका भी नाम दिया गया, जेसिका पेगुला, इनको हरा करके जीता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये ईगा स्वियाटेक जो है इन्होंने सेमीफाइनल में किसको हराया था तो आर्यन सबलेंका को हराया था। यहाँ पे बात करें नबिल और मिथुन, इन दोनों ने डीओ ने मिलकर के क्या जीता है तो प्रो एएम टाइटल जीता है। ये वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जनरली यूपीएससी तो बिल्कुल नहीं पूछता है, कई बार स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बस बता देते हैं। यहाँ बात की जा रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की एक स्टैचू अनवील की गई है, एक स्टैचू मूर्ति का अनावरण किया गया है। कहाँ पे तो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ये कहाँ पे पड़ता है तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया तो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जम्मू और कश्मीर में। किसके द्वारा किया गया तो एकनाथ शिंदे जी जो है, और फिर ये जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इन दोनों के द्वारा मिलकर किया गया है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पेशकश की गई है। अभी यहाँ पे जो सिविक बॉडी है, जो म्युनिसिपल पार्टी है, इसके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया है। इसने कहा है कि हम राज्य सरकार को भेजेंगे, अगर राज्य सरकार मंजूरी दे देती है तो इसका नाम अलीगढ़ से हरिगढ़ कर दिया जाएगा। अभी नाम हुआ नहीं, अभी बस प्रस्ताव आया है, म्युनिसिपालिटी के द्वारा पास किया गया इसको, अभी राज्य सरकार की मंजूरी मिलना बाकी है। बाकी यहाँ पे एक है डीबी चंद्रे गौड़ा, इनका निधन हो गया है। आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये एक एमपी थे, यानी कि आप कह सकते हैं राजनेता थे, पॉलिटिकल लीडर थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कई बार आपको यहाँ पे 3-4 नाम दे देगा इस तरीके से, और यहाँ पे 4 फील्ड दे देगा कि अभिनेता थे, राजनेता थे, या फिर पर्यावरणविद थे। इस तरीके से आपको फिर मैच कराना रहेगा, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्या थे तो ये एक पॉलिटिकल लीडर थे, राजनेता थे। यहाँ पे बात की जा रही है ब्राजील फार्मूला 1 रेस को, इसको किसने जीता तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता, और ये इनकी 17वीं जीता और इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्राजील फार्मूला 1 रेस जो है उसको किसने जीता है, मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। अच्छा, ये न्यूज कल या परसों लगातार बहुत चर्चा में रही थी, क्योंकि आप देखेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच चल रहा था, और यहाँ पे एंजेलो मैथ्यूज थोड़ा लेट से आते हैं क्रीज पर, ग्राउंड पर ये पहुंच जाते हैं बैटिंग के लिए। जैसे ही बैट्समैन आउट होता है तो ये क्रीज पर आते हैं थोड़ा देर बाद। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये देखते हैं कि मेरी हेलमेट की जो बैंड है वो टूटी हुई है, तो ये हेलमेट बदलने के लिए डायरेक्टली अपना जो पवेलियन है वहाँ पे संपर्क करते हैं, डायरेक्ट उसको बोलते हैं कि हेलमेट लेकर के आओ, इशारे इशारे में। फिर वो जब तक हेलमेट लेके आता है तब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और फिर इनको आउट कर दिया जाता है, टाइम आउट हो जाता है। तो ये मुद्दा क्या था, देखिए मुद्दा क्या है। एक है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसने ये नियम बनाया कि 3 मिनट के अंदर जो भी नया बैट्समैन आता है, अगर कोई बैट्समैन आउट हुआ तो जो नया बैट्समैन आता है उसको 3 मिनट के अंदर पहली बॉल खेलने के लिए रेडी होना चाहिए। मतलब 3 मिनट में आपको रेडी होना है, मैक्सिमम 3 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा कि पहली बॉल आपको खेलनी ही खेलनी है। लेकिन ये मैच कहाँ पे हो रहा था तो ये हो रहा था नई दिल्ली में, और नई दिल्ली का नियम ये है कि आपको 2 मिनट के अंदर, यानी मैक्सिमम आपको 120 सेकंड दिया जाएगा। अगर आप 120 सेकंड में
तैयार नहीं होते पहली बॉल खेलने के लिए तो आपको टाइम आउट कर दिया जाएगा और आप बिना खेले ही आपको आउट दे दिया जाएगा, आपका विकेट काउंट होगा। ऐसा क्यों किया गया है? तो आप सभी को पता है कि क्रिकेट जो है वहाँ पे देखेंगे आप टाइम की बहुत वैल्यू दी जाती है कि टाइम के अंदर खत्म होना चाहिए। अगर टाइम के अंदर खत्म नहीं हो तो फिर पेनाल्टी लगती है, कई बार पावर प्ले का ओवर बढ़ा दिया जाता है, फिर कई बार उनका रन घटा दिया जाता है, कई बार जो कप्तान होता है उसके ऊपर मॉनिटरी यानी कि मौद्रिक रूप से उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। अन्यथा क्या होता है कि यहाँ पे अगर टाइम फिक्स नहीं रहता, पता चल रहा है कि एक बैट्समैन आउट हुआ, अगला बैट्समैन 15 मिनट बाद आ रहा है, तो ये सारी चीजें रोकने के लिए मेलबर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा 3 मिनट की टाइम लिमिट दी गई है। लेकिन जो जहाँ पे मैच हो रहा था न्यू दिल्ली में, तो उनके द्वारा 2 मिनट की टाइम लिमिट रखी गई थी कि अगर 2 मिनट के अंदर कोई भी बैट्समैन, नया बैट्समैन जो आता है वो पहली बॉल खेलने के लिए रेडी नहीं है अपनी, तो फिर उसको टाइम आउट दे दिया जाएगा, उसकी विकेट गिर जाएगी। तो ये एंजेलो मैथ्यूज, क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है एंजेलो मैथ्यूज के साथ। ये कहाँ के थे? तो श्रीलंका के खिलाड़ी रहे हैं और ये बांग्लादेश से मैच हो रहा था, इसके तहत ये हुआ है। तो आपको याद रखना है कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी क्रिकेटर को टाइम आउट किया गया, और इनका नाम क्या था? एंजेलो मैथ्यूज था। यहाँ पे बात की जा रही है ऑल के बारे में। ऑल क्या है? अशोक लेलैंड लिमिटेड। इसके द्वारा इंडिया के पहले 12 ट्रक दिए गए हैं। कौन से द्वारा, किसके द्वारा संचालित? तो एलएनजी के द्वारा संचालित 12 ट्रक इसके द्वारा पहले डिलीवरी की गई। उसका नाम क्या रखा गया? तो एवीटीआर 1922। तो ये ध्यान में रखना है कि एवीटीआर 1922 क्या है? तो ये एलएनजी पावर ट्रक है। किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑल के द्वारा बनाया गया है। ऑल यानी कि हम सब ने मिलकर बनाया। अशोक लेलैंड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, एलएनजी से द्वारा संचालित, और ये भारत में निर्मित पहला ऐसा है काम है ये। यानी कि अशोक लेलैंड के द्वारा पहले ऐसे काम किया गया है, एलएनजी द्वारा संचालित ट्रक बनाया गया है पहली बार। तो ये ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज़ पहले पहले होती है तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट होती है। साउथ अफ्रीका अपने डिप्लोमेट्स को बुला रहे हैं, कहाँ से? इजराइल से। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि गाजा और इजराइल के बीच क्या चल रहा है, गाजा में क्या सिचुएशन बनी है, तो इसलिए अपने डिप्लोमेट्स को बुला रहे हैं, राजनयिकों को बुला रहे हैं इजराइल से। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार 6 से 8 नवंबर 2023 तक विश्व पर्यटन बाजार 2023 लंदन में भाग ले रहे हैं। अब आपसे ये पूछेगा कि विश्व पर्यटन बाजार 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये लंदन में किया गया था। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पूर्व शिक्षित बेरोजगारों के लिए आईपीएचडी का शुभारंभ किया गया है। तो आपसे कई बार ये पूछ लिया कि आईपीएचडी का शुभारंभ किसके लिए किया गया है? जो पीएचडी धारक है उनके लिए किया गया है, या जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए किया गया? तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की, जो पूर्व शिक्षित है लेकिन बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एजुकेशन ली है, जिन्होंने पढ़ाई की पर उनको रोजगार नहीं मिला, तो उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बात की जा रही है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न श्रेणी एक उद्यम, किसके बारे में? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA। इसके द्वारा क्या किया गया? तो अपने CSR पहल में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसके द्वारा CSR पोर्टल लॉन्च किया गया। तो आपसे जनरली क्वेश्चन पूछ लेगा वन लाइनर में कि किसके द्वारा भी हाल ही में CSR पोर्टल लॉन्च किया गया। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे भी कंपनी लगती है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र, अब यहाँ पे कंपनी लग रही है, तो इस कंपनी से जो भी प्रदूषण होगा उसका इम्पैक्ट आसपास के लोगों के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो इसी जो प्रदूषण पड़ रहा है या जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको संतुलित करने के लिए कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि कुछ अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट, कितना तो 2.5% या अपने प्रॉफिट का यहाँ के लोगों के ऊपर खर्चा करे, चाहे इनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए करे, चाहे इनकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए करे, चाहे इनको रोजगार के देने के लिए इसका प्रयोग करे, लेकिन जो भी इसका नेट प्रॉफिट होता है उसका 2.5% ये खर्च करे ताकि लोगों की बेहतरी हो सके। इसी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। दूसरे विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया। हमारी तरफ से कौन भाग लेने वाले? तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा। जनरली आपसे यही पूछेगा कि जो दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन मंच है, इसको यहाँ पे इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नीदरलैंड में। बस इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं इसके बारे में। यहाँ पे बात की डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय संवेद औषध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM में बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। ये कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में। इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया गया 2023 वाला। इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि जो आवासीय क्षेत्र होते हैं ना, उसकी कीमतों में कितनी वृद्धि हो रही है, इसी को देखने के लिए एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। नाइट फ्रैंक एक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में चौथी साल दर साल वृद्धि दर्ज की है। प्रमुख आवासीय कीमतों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई इसमें? तो 6.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये सितंबर 2022 में 22वें स्थान पर था और यहाँ पे 18वें स्थान पर ऊपर पहुंच 18 स्थान ऊपर पहुंच करके अभी कौन से रैंक पे आ गया? तो चौथे रैंक पर आ गया है 2023 में। तो ये ध्यान रखिएगा।
एनसीआर यानी कि वही नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में बात कर रही है, पहले 36वें स्थान पर था, अभी सितंबर 2023 में सालाना आधार पर 4.1% की वृद्धि के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक है जो दुनिया भर के 46 शहरों में प्रमुख आवासीय कीमतों के उतार चढ़ाव पर नजर रखता है। सूचकांक स्थानीय मुद्रा में नाम मात्र कीमतों को ट्रैक करता है, यानी कि स्थानीय मुद्रा में ये देखता है कि कितना ज्यादा आपका कीमत बढ़ रहा है। बेंगलुरु की रैंक 2.2% की वृद्धि के साथ 2022 में 27 से बढ़ करके 2023 में 17 हो गई है। यहाँ पे मुंबई की रैंक ओवरऑल कितनी है, तो ये 4th है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो एनसीआर वाला कैपिटल वाला रीजन है, इसकी ओवरऑल रैंक कितने, तो 10th है। बेंगलुरु की ओवरऑल रैंक अगर हम देखते तो 17 है। बस बाकी इतना सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, तामझाम की कितना वृद्धि हुई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देखिए कि पहली रैंकिंग किस में दी गई इसको, तो मनीला को दी गई पहली रैंकिंग। कितना ज्यादा ये वृद्धि हुई है, तो 21.2% की। फिर दुबई है, इसमें 15.9% कीमतों की वृद्धि हुई है। फिर शंघाई आता है और फिर मुंबई। उसके बाद आप देखेंगे 5वें स्थान पर मैड्रिड है, फिर 10वें स्थान पर न्यू दिल्ली है और उसके बाद 17वें स्थान पर बेंगलुरु है। तो आपको जो पहले 4 है उसके बारे में मैं लोकेशन दिखा देता हूँ, आप ये देखिए। ये आपका मनीला और ये फिलीपींस की कैपिटल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ताइवान इस तरफ और ये साउथ चाइना सी हो गया और ये पैसिफिक ओशियन हो गया। तो कभी भी देखिएगा अगर मैप, तो आसपास के क्षेत्र को जरूर देखिए। दूसरे स्थान पर आपका ये देखने को मिल जाएगा दुबई हो गया, तो इसकी लोकेशन भी आप देख लीजिए। वैसे भी ये क्षेत्र बहुत चर्चा में बना हुआ है, आप सभी को पता है। तीसरी रैंक शंघाई की है, ये चाइना भाई साहब है। आप यहाँ पे इसके जो सीमा साझा करने वाले देश उसको देख सकते हैं, जैसे मंगोलिया हो गया, इधर से रसिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वियतनाम हो गया, इस तरीके से म्यांमार, भूटान और फिर नेपाल, और फिर हम तो है ही हैं, हमारे साथ तभी ना ये बदतमीजी करता है। इधर ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। तो ये कई सारे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और सबको परेशान करके रखता है। जिसके साथ भी ये सीमा साझा करता है सबको परेशान करता है। और ये रही आपकी मुंबई, जिसकी 4थी रैंक है, आई है ओवरऑल। यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हैं जो हमने देखी अभी। यहाँ पे बात करें भारतीय नौसेना की यानी कि नेवी की बहुप्रतीक्षित और सबसे बड़ी नौका दौड़, ये क्या है, नौकायन चैंपियनशिप। ये 5 नवंबर से 9 नवंबर 2023 के बीच कहाँ तक होगी, कहाँ पर होगी, ये मुंबई में होगी। तो आपको ये याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, मुंबई में किया जा रहा है। बस इतना याद रखने की जरूरत नहीं कि कब से कब तक किया जाएगा। और ये नेवी की सबसे बड़ी नौका दौड़ है, तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे बात करें कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नई दिल्ली में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर नामक एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज देख सकते हैं। वैसे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि यूपीएससी की दृष्टि से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ स्टेट पीसेस और वनडे एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की दृष्टि से ये सारी चीजें उतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर रेयरली कभी ऐसा हो सकता है कि वो पूछ ले, जनरली ऐसे सवाल पूछता नहीं यूपीएससी। तो कभी आप ये सारी चीजें भी रटने लग जाएं। अगर आप स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं या स्टेट पीसेस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद रखने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप यूपीएससी की अगर सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टेट पीसेस भी देखना चाहते हैं तो कई सारे स्टेट पीसेस ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये ना लगे कि ये चीजें छूट गई, सर ने बताया नहीं, सर सही नहीं पढ़ा रहे हो ये चीज। तो इस नाते मैं आपको बता देता हूँ। बाकी यूपीएससी की दृष्टि से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको खुद ही बताता हूँ। यहाँ पे बात की जा रही है एनएसडीसी के बारे में। एनएसडीसी क्या है, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके द्वारा डीपी वर्ल्ड के साथ मिलकर के एक समझौता किया गया कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। डीपी वर्ल्ड के जो सीईओ हैं ये कौन है, तो ये हैं सुल्तान अहमद बिन सुलेम। ये कहाँ की कंपनी है, तो ये आप देखेंगे जो दुबई है, यूएई, यहाँ के रहने वाले हैं। तो यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया और यूएई के बीच में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, वही चीज है यहाँ पे। यहाँ पे बात करें वरिष्ठ कलाकार जतिन दास कल रविंद्र भवन में 2 प्रदर्शनियों इमेजिंग द इमीडिएट और द अफगान जर्नल का उद्घाटन करने वाले हैं। द अफगान जर्नल किसने बनाया, तो मॉरिशस के युवा कलाकार अक्षय सेवलुक के द्वारा बनाया गया है। और ये 16 चित्रकारियों की एकल प्रस्तुति, यानी कि इसमें 16 चित्र हैं एक साथ और इनको प्रस्तुत किया जाना है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। बाकी यहाँ पे उसके बारे में और डिटेल्स देखिए, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जो चीज न्यूज में बनी रहती है उसी के बैकग्राउंड में जाके पूछ लेता है। जैसे ये तो पूछ लेगा कि ये जो प्रदर्शनी है कहाँ पे की गई थी, लेकिन उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है ये तो नई दिल्ली में की जाएगी। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि इसको बनाने वाले कौन है, तो यहाँ पे आप उनका नाम देख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। वैसे यूपीएससी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस वही है कि वनडे एग्जाम और स्टेट पीसेस के लिए आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। अगर मेरी वजह से किसी की भावनाएं आती हैं तो उसके लिए दिल से सॉरी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए IAS एडू।